गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सत्यम जायसवाल, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैं पहले से बोल रहा हूं कि देखिए कुछ भी हो मुझे एनसीईआरटी को ही लेके चलना है, एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना है। हम सबका एक ही मकसद है कि एनसीईआरटी को इस तरह से एक्सप्लोर कर दें जिससे जिससे हम लोग को एनसीईआरटी से कोई शिकायत ना रहे, ठीक है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का लाइन लाइन पढ़ना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर हम यहां से सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे डिवाइस की जो ये बताता है कि क्या यहाँ पे कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो ये बातें मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। चलिए अब हम लोग उसकी बात करेंगे कि चार्ज कैसे पता चलता है कि चार्ज कहीं प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। मतलब कहीं पे भी कोई चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग जिस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो जनरली इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक पिच वाला इलेक्ट्रोस्कोप होता है और एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो जो पिच वाला इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, उतना अच्छा इन कंपैरिजन टू द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप्स का बहुत अच्छा आउटपुट भी नहीं है, इसलिए हम लोग पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप को आज नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जनरल मोस्टली क्या यूज करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, हम एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं एनी डिवाइस। इलेक्ट्रोस्कोप किसको बोलते हैं, एनी डिवाइस दैट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। एनी डिवाइस दैट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो जो डिवाइस चार्ज के प्रेजेंस को डिटरमाइन करता है या डिटेक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्कोप है। हाँ, एक बात और, कई बार ऐसी भ्रांतियां भी होती हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप ये बता सकता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। तो आप ऐसा इस तरह के भ्रम में ना आए। इलेक्ट्रोस्कोप ये कतई नहीं बता सकता है कि चार्ज किस तरह का है, बस ये इतना बता सकता है कि क्या चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। एनीबॉडी इज चार्ज और नॉट, द आंसर कैन बी गिवन बाय द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये बता सकता है कि कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है। तो हम लोग चलिए इसके लिए एक हम लोग एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली है क्या, ठीक है। चलिए एनिमेशन स्टार्ट। Use an instrument called a gold leaf electroscope. It consists of an insulated metal rod with two gold leaves or foils at one end and a metal disc at the other end. This setup is enclosed in a glass jar with the help of a tight cork with the disc placed out of the jar. To test a material like a glass rod for electrification, the object should be brought in contact with the metal disc of the gold leaf electroscope. The contact should be momentary. If there is no change observed in the position of the gold leaves, it indicates that the glass rod is uncharged or is neutral. If the gold leaves repel each other, then it indicates that the glass rod is charged. The amount of divergence provides a rough measure of the charge on the glass rod. Assuming that the glass rod was positively charged, the gold leaves now carry a positive charge. Now, if we touch the metal disc with the silk cloth used to rub the glass rod and take it away, we observe that the gold leaves fall back to their original position. Thus, we can say the silk cloth was negatively charged. On contact, the opposite charges on the gold leaves and the silk cloth nullified each other.
तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से ये वर्किंग करता है, हाउ इट इज द वर्क, ठीक है ना, किस तरह से ये चार्ज बॉडी पे वर्क करता है और क्या क्या रोल होता है, क्या क्या उसमें उसके पार्ट होते हैं, ये सारा आपने एनिमेशन के थ्रू सीख लिया है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं कि आपको करना ये है कि इलेक्ट्रोस्कोप का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये आपको लिखना है। आपको ये आपने ये आपका असाइनमेंट है कि आपको ये लिखना है कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप का क्या प्रिंसिपल है, क्या वर्किंग है और क्या बोलते हैं, क्या उसका कंस्ट्रक्शन है, जो कि आपने इस लास्ट जो आपको दिखाया गया है अभी जिस एनिमेशन को दिखाया गया है उससे आप लोग ये चीज तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसका वर्किंग है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। तो आप ये समझिए कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है। बड़ी ठीक है, सही बात है कि कोई दो बॉडी जो चार्ज बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो क्या अनचार्ज बॉडी कभी चार्ज हो सकती है? क्या अनचार्ज बॉडी कभी चार्ज प्रोड्यूस कर सकती है या उसके अंदर चार्ज उत्पन्न हो सकता है क्या? तो इसका आंसर है कि हाँ, चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो किस मेथड से, किस तरीके से हम लोग चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो चार्ज प्रोड्यूस करने के बेसिकली 3 मेथड है। देखिए आप ये मत कहिएगा कि बस ये 3 मेथड है, पर फिजिक्स में हम लोग ये 3 ही मेथड समझते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि सर और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तो जैसे हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की, इंडक्शन की, ठीक है ना, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। वेरी गुड। तो हम लोग इन 3 की बात करेंगे कि फ्रिक्शन मेथड, व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज द मेथड ऑफ कंडक्शन एंड व्हाट इज मेथड ऑफ इंडक्शन। तो और एक दो और मेथड है जो कि आज के मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा सक्सेस है, लेकिन आप इसको मेथड ऑफ चार्जिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इट इज आल्सो अ मेथड, ठीक है ना। लेजर के थ्रू भी एनर्जी देकर के हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल आउट कर सकते हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी कई मेथड है, केमिकल मेथड है, तो हम उस मेथड की बात नहीं करेंगे। जो मेथड आपका पुराना मेथड है, जो ओल्ड मेथड्स हैं, और ओल्ड मेथड ही नहीं, जो सबसे बेसिक मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, वो यही 3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फिर से मैं बोलूंगा कि चलिए हम लोग इस एनिमेशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं। 3 methods to charge a body, namely charging by friction, conduction and induction. Let us first look at charging a body by friction. When 2 uncharged or neutral objects made of different materials, say a glass rod and a silk cloth, are rubbed against each other, both objects get electrified due to a transfer of charges. This process is called charging by friction. When rubbed, the glass rod loses a few electrons to the silk cloth. This deficit of electrons on the glass rod makes it positively charged, and the excess of electrons makes the silk cloth negatively charged. In this method, there is a transfer of electrons from one body to another. The material that gains electrons is negatively charged, and the one that loses electrons is positively charged. In this case, silk is negatively charged and glass rod is positively charged. Let us now look at how a body can be charged by conduction. If we momentarily touch the positively charged glass rod to an uncharged pith ball, the pith ball becomes positively charged too. This process of charging by bringing a charged body in contact with a neutral body is called charging by conduction. In this case, some electrons are transferred from the pith ball to the glass, and thus the glass becomes less positively charged by gaining the electrons. We observe
that both bodies involved in this method of charging by conduction acquire the same type of charge once the process is complete. Let us illustrate this by a numerical example. Let us assume that initially glass has a deficit Ng of 200 electrons. Using the quantization of charge principle, that is, Q is equal to Ne, we see that the charge on the glass is Qg equal to plus 200E. Now, when this glass rod was in momentary contact with the pith ball, let us assume that because of the electrostatic attraction, a few electrons, say Npg equal to 50, are transferred from the pith ball to the glass rod. Now, the pith ball has the deficit Np of 50 electrons, which implies that the charge on the pith ball Qp is equal to plus 50E. Similarly, the glass now has a charge of plus 200E minus 50E, where minus 50E is the charge due to the 50 electrons gained by the glass. Therefore, the effective charge on the glass is plus 150E. Hence, it has become less positively charged compared to its original state. We can also charge a body without contact, as in the first two methods. The third method to charge a body is induction. When a charged object, A, is placed near an uncharged object, B, object A induces an unlike charge on the near side of B and a like charge on its far side. In this case, the charges inside B are only polarized and no transfer of charges takes place. This process of polarization of the charge on an uncharged body, when a charged body is held close to it, is called induction of charge. For example, bringing a negatively charged rod near a neutral metal sphere will induce a positive charge on the near surface of the metal sphere and a negative charge on the far side. When the negatively charged rod is brought near the metal sphere, a few free electrons in the metal sphere move away to the far side of the metal sphere due to repulsion, leaving a positive charge on the near side. This charge is temporary. That is, if we move the glass rod away, the sphere returns to its original uncharged state. When the negatively charged rod is held close to the metal sphere, the charges in it are polarized due to induction. Now, if we earth the far side of the metal sphere using a conducting wire, the electrons on the far side of the metal sphere flow into the earth. However, the positive charges on the near side of the metal sphere are held at rest by the negatively charged rod. Now, if we take away the glass rod from the sphere, the positive charge on the metal sphere distributes uniformly across the sphere. In this way, we can retain the charge on the metal sphere. In the method of charging by induction, we observe that the induced charge is always equal to the inducing charge for a conductor. Now, we keep two metal spheres,
A and B, supported on insulated stands, in contact with each other. When we bring a positively charged glass rod near sphere A, negative charges accumulate on its near side, and positive charges accumulate on the far side of sphere B, according to the principles of attraction and repulsion respectively. Now, separate the spheres by a very small distance, keeping the charged glass rod near them. There will be a force of attraction between A and B. Then, if we move away the glass rod, sphere A will retain the negative charge, and sphere B will retain the positive charge. We observe that the excess charge on the metal spheres distributes uniformly later. हाँ, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह के मेथड होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं चार्ज करने के। तो अब आपको मैं बता दूं कि ये तो ठीक है कि आपको ये समझ में आ गया कि बाय द फ्रिक्शन कैसे चार्ज होता है, बाय द कंडक्शन कैसे चार्ज होता है, और बाय द इंडक्शन कैसे चार्ज होता है। चलिए अब हम लोग एक और बात करते हैं कि इसके कुछ फैक्ट्स भी हैं। इसके कुछ फैक्ट क्या हैं कि याद रखिएगा ये बात कि जब हम लोग बात फ्रिक्शन की करेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको यहां पे सबसे बड़ी बात में ये सबसे बड़ा पॉइंट मिल रहा है जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में मदद करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए, जो फ्रिक्शन से चार्ज प्रोड्यूस होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फ्रिक्शनल एनर्जी कितना लॉस किया। जितना ज्यादा आप एनर्जी लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से, जो भी इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे उनकी वजह से क्या होगा, दोनों बॉडी पे जहां पे इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके गए हैं वहां पे भी वो भी बॉडी चार्ज हो गया, और जहां से गए हैं वो भी बॉडी चार्ज हो गया। तो ये किस पे डिपेंड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ charge produced by the friction depends on amount of energy, frictional energy loss within the process. प्रोसेस के अंदर जितना फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस हुआ है वही क्या करेगा, उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा। चलिए अगर हम लोग बात करेंगे इंडक्शन की, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन समझ रहे हैं तो वहां ये समझिए कि जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा। इन इंडक्शन मेथड में क्या होगा कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से दूसरे चार्ज को हम लोग मतलब चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, तो जितना चार्ज बॉडी पे जितना चार्ज था एग्जैक्टली उतना ही चार्ज क्या होगा, अनचार्ज बॉडी पे भी प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ मेटल्स। तो मेटल के केस में इसके लिए एक इक्वेशन भी है, लेकिन अभी आपके लेवल के लिए वो इक्वेशन नहीं है, एनसीईआरटी में वो इक्वेशन नहीं दिया है। इसका मतलब ये कि आपके एकेडमिक लेवल पे वो इक्वेशन नहीं है। तो आप बस इतना समझिए कि अगर कोई कोई बॉडी इंडक्शन के थ्रू चार्ज हो रही है, तो जिस चार्ज से वो चार्ज हो रही है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही जो न्यूली चार्ज बॉडी है उसका भी मैग्नीट्यूड उस पे उतना ही होगा, लेकिन जो नेचर होगा चार्ज का वो क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर ये बॉडी क्यू चार्ज थी और इसने इसको बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन चार्ज दे दिया, तो इन दोनों के पास चार्ज तो क्यू ही होगा, लेकिन इसके पास अगर प्लस क्यू है तो इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और अगर इसके पास माइनस क्यू है तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग तीसरी बात करते हैं, इन मेथड ऑफ कंडक्शन। याद रखिएगा, इन मेथड ऑफ कंडक्शन चार्ज इक्वल नहीं शेयर होता है। कई बार ऐसा मिसकंसेप्शन बन जाता है, क्योंकि हम लोग देखिए आइडेंटिकल स्फीयर्स हो, सेम मटेरियल से बना हो, तब ऐसा होगा कि चार्ज क्या हो जाएंगे, हाँ तब हाफ हो जाएंगे। लेकिन चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इट डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द मटेरियल। ठीक है ना, तो क्या साइज है और क्या मटेरियल है, इस पे डिपेंड करता है कि वो चार्ज कंडक्शन के थ्रू कितना उसका मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, तो किसी जो चार्ज यानी कि जो अनचार्ज बॉडी है, अगर उसको हम बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन चार्ज कर रहे हैं, तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पे कितना चार्ज आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो अनचार्ज बॉडी का साइज क्या था
और चार्ज बॉडी का साइज क्या था? अनचार्ज बॉडी किस मटेरियल से बनी है और चार्ज बॉडी किस मटेरियल से बनी है। क्लियर है ये बात? तो इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का चार्ज होने की थ्योरी क्या है। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज, जो सबसे फेमस थ्योरी है, जो मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है, वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में एक एटम है, कोई भी एक एटम ले लीजिए, रैंडमली आप एक एटम ले लीजिए, तो एटम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एटम के अंदर मोस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं मेटल का एटम लेने का, ठीक है ना। तो एटम के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? एटम के सेंटर पे क्या मिलेगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहेगी। एटम के सेंटर पे क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी और एटम के अराउंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा, जिसका नेचर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के जितना चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, उतना ही सारे प्रोटॉन मिलकर के चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। एक एटम के अंदर अगर एक न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से किस फोर्स से बंधे हुए हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इनका बाइंडिंग फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जरा सोचिए कि मैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बता रखा हूं, मेथड ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर। मैंने आपको समझाया था कि एक एटम के अंदर एक मटेरियल के अंदर क्या होता है? एटम होता है, और एटम में क्या होता है? आउटर मोस्ट को जो ऑर्बिट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन इतना फ्री है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसके पास इतनी एनर्जी है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग या वही जो क्या होगा? रेडिली इलेक्ट्रीफाइड होने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग रब करेंगे, जब अभी आपने मेथड ऑफ फ्रिक्शन में समझा कि कैसे रब करने से क्या हो रहा है? रब करने से उसके अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिफिकेशन डेवलप हो रहा है, यानी कि वो चार्ज हो जा रहा है, ठीक है ना। वो क्या हो जा रहा है? चार्ज हो जा रहा है रब करने से सिर्फ। तो रब करने से क्या हो रहा है? तो जब आप रब करते हैं तो क्या होगा कि जो फ्रिक्शनल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। समझिए ध्यान से, फ्रिक्शनल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी वो कहां पे ट्रांसफर हुई? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई। कौन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हाईली एनर्जाइज्ड हो गया। अब हाईली एनर्जाइज्ड हो गया तो क्या हुआ? हाईली एनर्जाइज्ड हो गया तो उसके बाइंडिंग एनर्जी से उसके पास क्या हो गया? ज्यादा एनर्जी हो गया। जब बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी क्या हो गया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ दिया। जब अपना ऑर्बिट छोड़ दिया तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया उस एटम से, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही माइग्रेट करता है उस एटम से तो वो एटम क्या हो गया? चार्ज हो गया। ऐसे बहुत सारे एटम क्या हो रहे हैं? वो अपना इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? चार्ज हो रहे हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन ये गया वो क्या होगा? जहां से गया वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। और जहां पे गया, जिस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। अगर ग्लास और सिल्क में ग्लास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां गए? वो इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क पे गए, ठीक है ना। तो ग्लास के जो एटम है वो क्या हो रहा है? जैसे आप उनको फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या कर रहा है? वो हीट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से क्या हो रहा है? वो हाईली एनर्जाइज्ड हो जा रहा है। हाईली एनर्जाइज्ड होने की वजह से क्या हो रहा है? वो अपना वैलेंस ऑर्बिट छोड़ दे रहा है। वैलेंस ऑर्बिट छोड़ देने की वजह से क्या हो रहा है कि एटम चार्ज जा रहा है। और एटम का झुंड जब चार्ज हो जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरा ऑब्जेक्ट चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर जैसे से एक समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलते इलेक्ट्रॉन खत्म है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, कि आपका निकलते चार्ज खत्म हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक दो इलेक्ट्रॉन एटम नहीं होते हैं, इनफाइनाइट एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 10⁻23 एक मोल में होते हैं। एक मोल में 10⁻23 होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक मोल में 10⁻23 होते हैं तो कितने एटम होंगे, उनके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए और 1 कूलम ऑफ चार्ज इट इज वेरी ह्यूज चार्ज। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, और 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन से हो सकते हैं। यानी एक एक एटम, और ये 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज वेरी हाई चार्ज, बहुत ही ज्यादा चार्ज है, ठीक है ना। लेकिन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या हो गया, वो 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से हो सकता है। और एक में कितना होता है, 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। एक मोल में कितना होता है, 10 टू पावर 23 एटम होते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी एक मोल में 1000 कूलम्ब प्रोड्यूस हो सकता है, अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 1000 से या फिर 10,000, सॉरी 1000 नहीं 10,000 कूलम्ब, अरे बहुत बड़ा चार्ज है। इट इज बहुत, मैं क्या बोलूं अभी, चलिए ठीक है। फिर हम लोग समझते हैं अब कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है एडिटिव, ठीक है ना। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, एडिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई दो चार्ज बॉडी है, जब वो एक डिस्टेंस पे है, तब उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। या तो फोर्स क्या हो, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स क्या हो सकता है, रिपल्सन का भी हो सकता है। लेकिन जैसे इन दोनों चार्ज बॉडी को आपस में कांटेक्ट किया जाएगा, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इन दोनों के चार्ज आपस में ऐड हो जाएंगे, और इन पे जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो, अगर इन पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो इस पे का चार्ज क्या हो जाएगा, 2Q, ठीक है ना। अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो इस पे क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, ठीक है। अब देखिए, ये एडिटिव नेचर है, मतलब कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी एक दूसरे से दूर है, अगर दूर है तो क्या हो रहा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, या तो उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। लेकिन जैसे ही इन दोनों चार्ज बॉडी को कांटेक्ट किया जाएगा, अच्छा आप कहेंगे कि सर और Q2, मान लीजिए Q2 का नेचर नेगेटिव है, Q2 का नेचर मान लीजिए क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये दोनों अट्रैक्ट तो करेंगे ना एक दूसरे को, जब एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पे अट्रैक्शन रिपल्सन खत्म। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है कि अगर कांटेक्ट में आने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं तो एडिटिव नेचर नहीं होता, तब हम लोग नहीं कह सकते थे कि उसका एडिटिव नेचर है। लेकिन हम लोग कब कह पा रहे हैं उसका एडिटिव नेचर है, क्योंकि ये दो जैसे ही कांटेक्ट हो रहे हैं, इन दोनों के बीच में के जो चार्जेस हैं वो क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। क्लियर है ये बात। चलिए मान लीजिए कि इस पे चार्ज मान लीजिए इस पे 10 कूलम्ब का चार्ज है, इस पे 15 कूलम्ब का चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, हाँ इस पे हो जाएगा 25 कूलम्ब, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि इस पे -15 कूलम्ब था, इस पे 10 कूलम्ब था, तब इस पे कितना हो जाएगा, तब इस पे हो जाएगा -5 कूलम्ब, ठीक है ना। तो ये होता है एडिटिव नेचर, यानी कि चार्ज क्या होगा, एडिटिव इन नेचर होगा, ठीक है। अगला दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेटिव, यानी कंजर्व्ड होता है, चार्ज इज कंजर्व। व्हाट इज मीन ऑफ कंजर्व्ड, कंजर्व्ड कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा बॉडी है जिसपे चार्ज +Q है, इसको आइसोलेट कर दिया गया है, सिस्टम से आइसोलेट कर दिया गया है। अब आप इसको गर्म करिए, ठंडा करिए, कुछ भी करिए इसके साथ, यू कैन डू एनीथिंग, कोई प्रोसेस इसके साथ करिए, लेकिन इसका जो चार्ज है +Q वो अब कंजर्व्ड रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आप बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइसोलेटेड है ना, मैंने बोला कि ये इसको पूरे सोसाइटी से क्या कर दिया गया है, इसको सिस्टम से क्या कर दिया है, आइसोलेट कर दिया गया है। अब इस सिस्टम इसको क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, ये +Q चार्ज अब क्या होगा, अब खत्म नहीं होगा। इस बॉडी को आपने सिस्टम से आइसोलेट कर दिया है, और उसके बाद इसको आप कुछ भी किसी तरह को प्रोसेस कर लीजिए, लेकिन ये चार्ज कभी भी किसी भी तरह से खत्म। मैं आइसोलेट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई चार्ज Q है, +Q है, ठीक है ना, और अगर हम इसको आइसोलेट नहीं करेंगे तो दूसरी हो सकता है कि ये तो किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आए और वो अपना चार्ज क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। क्लियर है ये बात। तो ये क्या हो गया, इसको मैं बोल रहा हूं कि कंजर्व नेचर। इसको क्या बोला जा रहा है, कि कंजर्व नेचर, कि अगर आइसोलेटेड है तो वो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और भी देख लीजिए, कंजर्व का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, कि जैसे हम लोग जानते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है,
पेयर प्रोडक्शन क्या होता है कि जब आपको पता होगा कि जब क्या बोलते हैं गामा रेज निकलती है, एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह के डीके में, बीटा डीके में एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी निकलता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन सिर्फ मतलब उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन उस पर जो चार्ज होता है वो अपोजिट ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? तो ये कभी भी अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि गामा डीके हो रहा है, गामा डीके होने में पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, पेयर प्रोडक्शन होने में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के साथ मिल करके दो गामा रेज निकाल देगा। ठीक है ना? इसको बोलते हैं, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन खत्म होगा तो उसके साथ साथ उसके इक्विवेलेंट एक पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। ठीक है ना? यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बच जाए, एक नहीं कभी बचेगा। ठीक है ना? या फिर आप किसी बीटा डीके में देख लेंगे तो कि मान लीजिए कि 92 यूरेनियम 238 है। ठीक है ना? उसका रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, तो वो क्या बन जा रहा है? थोरियम बन जा रहा है 90 का, जिसका एटॉमिक नंबर 90 है, एंड 234 है। प्लस वो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, तो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हीलियम 2+, हीलियम एटम रिलीज हो रहा है। तो बिफोर डीके कितना था? बिफोर डीके से पहले कितना था? डीके से पहले इसके अंदर कितना था? 92 इलेक्ट्रॉन्स थे यूरेनियम के अंदर। अब जरा देखिए, 92 इलेक्ट्रॉन थे, 92 प्रोटॉन थे, और रेडियोएक्टिव डीके होने के बाद क्या हो रहा है कि ये 90 और इसका क्या है? +2। ठीक है ना? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग अब बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? व्हाट इज मीन ऑफ, यानी चार्ज की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने अब तक बात की है। चार्ज की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने बात की है कि वो एडिटिव होता है, दूसरा वो कंजर्व्ड होता है, चार्ज कैन नीदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना? अगला क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोल रहा है? क्वांटाइजेशन मतलब क्या हो गया? क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्वांटाइजेशन शब्द जो बना है वो क्वांटा से बना है। क्वांटा मतलब क्या होता है? क्वांटा मतलब होता है एक यूनिट। क्वांटा मतलब होता है एक यूनिट। अब अगर ये एक यूनिट की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन कहने का मतलब होता है कि किसी चीज को आप एक यूनिट के फॉर्म में देखते हैं। जैसे हम लोग एक पानी को एक यूनिट के फॉर्म में नहीं देखते हैं, बल्क के फॉर्म में देखते हैं। वाटर, पानी जब भी हम लोग बोलते हैं तो वो एक बल्क के फॉर्म में देखते हैं। वहां पे क्या होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि पानी का एक सिरा दूसरे सिरे से क्या है? जुड़ा हुआ, मतलब पूरा पानी एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? इसकी कोई छोटी छोटी बूंद के फॉर्म में तो है नहीं, पानी वहां पे तो इंटीग्रल है। लेकिन जब हम लोग वहीं पे चीनी को देखते हैं तो चीनी के साथ हम लोग क्या देखते हैं कि चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल से पूरा चीनी बना हुआ है, यानी एक चीनी का एक छोटा सा यूनिट है। तो हम लोग चार्ज को कैसे देखते हैं? चार्ज को हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है वो एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, यानी कि चार्ज जो होगा वो एक छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और एक यूनिट पे जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटा। और दैट क्वांटा इज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको वही बोलते हैं हम लोग कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम जब किसी चीज को एक छोटे छोटे यूनिट के फॉर्म में देखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो उसके अंदर क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है ना? द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है ना? तो अब इसका मतलब क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम किसी चीज को छोटे छोटे यूनिट के फॉर्म में देखते हैं तो यूनिट का मतलब क्या हो गया? उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्वांटा।
यानी चार्ज जो है वो एक वाटर की तरह से नहीं है, जबकि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हम लोग का प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो चार्ज होता ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड ही बना हुआ है वो करंट से बना, और करंट का मतलब धारा होता है। यानी कि हम लोग अभी भी चार्ज को किस तरह से देखते थे, एक धारा, एक पानी की तरह देखते थे कि वो क्या है, एक उसका कोई यूनिट नहीं है, वो पूरा जुड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग बाद में कैसे देखें, हम लोग उसको चीनी की तरह से देखना हम लोग को समझ में आ गया वो चीनी है। आप जरा सोचिए कि कुछ दूर पे, बहुत दूर पे ऐसा हो रखा है कि कहीं पे चार्ज रखा, बहुत दूर से अगर हम देखें कि बालू गिर रहा है तो हमको एक बार ऐसा लगेगा कि वो पानी गिर रहा है, बहुत दूर से अगर हम लोग देखेंगे तो, बिकॉज उसका नेचर कैसा रहेगा, एक धारा की तरह तो रहेगा। लेकिन जब हम लोग नजदीक जाके देखेंगे और बहुत उसको जूम करके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक पार्टिकल के पास दूसरा पार्टिकल गिर रहा है, यानी कि हम लोग उसको किस फॉर्म में देख रहे हैं कि वो यूनिट के फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या बोला है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का जो क्वांटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज को हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं, यूनिट के फॉर्म में देखते हैं, उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्वांटा, और उस क्वांटा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। यानी कोई भी चार्ज कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। इसका मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, एन क्या है, इंटीजर है, एन क्या है, एन एक इंटीजर है, ठीक है ना। एन क्या है, एन एक इंटीजर है। क्लियर ये बात। चलिए हम आगे चलते हैं कि कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे इसका मतलब ये है कि हम कभी नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है ना। चार्ज कभी भी वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कभी भी किसी का चार्ज ये नहीं हो सकता कि 3.2 E, नहीं, कभी ये नहीं हो सकता है। Q कैन नेवर बी इक्वल्स टू 3.2 E। ये बात आपको समझना होगा, ये बात आपको समझना होगा कि Q जो है वो कभी 3.2 E नहीं हो सकता। Q कैन नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। Q इज इक्वल्स टू 3/2, ये कभी नहीं हो सकता। सॉरी 3/2 E, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि कभी भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन एक जगह ऐसा होता है, एक एक्सेप्शनल ऐसा है जिसको हम लोग क्वार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं। अब इस क्वार्क्स पे चार्ज क्या होता है, इस क्वार्क्स पे चार्ज प्लस 1/3 E होता है, और एक तरह का चार्ज होता है वो क्वार्क्स होता है जिसपे प्लस 2/3 या प्लस माइनस 2/3 E, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर क्वार्क्स पे तो फ्रैक्शन में हो रहा है, आप तो बोलते हैं कि फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है। लेकिन इसका रीजन ये है, ये क्वार्क्स जो हैं वो कभी फ्री नहीं होते हैं। जैसे आप इनको फ्री करेंगे ये एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, ठीक है ना। यानी कि कभी हम इसको फ्री नहीं पा सकते हैं। यानी क्वार्क्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन, जब मिनिमम हम लोग जिसको अलग कर सकते हैं वह इलेक्ट्रॉन ही है, हम लोग क्वार्क्स को अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्वार्क्स को अलग नहीं कर सकते हैं। हम जब भी अलग कर पाएंगे तो किसको कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को। इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं कि क्वार्क्स एक यूनिट हो सकती है। क्वांटा में हम लोग क्वार्क्स को नहीं लेते हैं, हम लोग किसको लेते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, क्योंकि क्वार्क्स जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है। तो क्या क्या हुआ, चार्ज का एक एडिटिव नेचर हो गया, चार्ज का एक कंजर्व नेचर हो गया, कंजर्वेशन का नेचर हो गया, चार्ज का क्या हो गया, क्वांटाइजेशन वाला नेचर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि कैसे हम लोग चार्ज इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होते हैं चार्ज के, मेथड क्या होते हैं चार्जिंग के, या फिर इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है। इन सब चीजों को हम लोग इस लेक्चर में कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। और मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिए। जहां पे भी आपको समस्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिले। और आज के लिए इतना ही, फिर चलते हैं। नमस्कार।